तो आज हमारा एक टॉपिक है कि यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, हाउ यूरिन्स फॉर्म। हम लोग जानते हैं कि हमारे लंग्स के अंदर एल्वियोलाई प्रेजेंट होता है, हमारे बॉडीज के अंदर सेल प्रेजेंट होता है। बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट सेल होता है, लंग्स का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो मिलियंस ऑफ यूनिट से बना होता है उसको हम लोग एल्वियोलाई बोलते हैं। किडनी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट नेफ्रॉन कहलाता है। तो आज हम लोग नेफ्रॉन के लिए पढ़ेंगे कुछ कि नेफ्रॉन के अंदर आप जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर आपको देखने मिल रहा है कि यहाँ पे सबसे पहला पार्ट ऐसा क्या होता है जिसके वजह से यूरिन का फॉर्मेशन हमारे बॉडी के अंदर होता है। तो आज हमारा टॉपिक है हाउ यूरिन इज फॉर्म्ड। ओके, यूरिन फॉर्मेशन से पहले हम लोग कुछ बात करेंगे कि हमारे अंदर दो पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट होता है। किडनी से जुटा हुआ यूरिनरी ब्लैडर और किडनी के बीच में जो पाइप जुटा रहता है उसको हम लोग यूरेटर बोलते हैं। यूरेटर, URETER, यूरेटर। ओके, और एक जो होता है हमारे बॉडी के अंदर यूरिनरी ब्लैडर होता है और उसके नीचे यूरेथ्रा होता है जिसमें कि स्प्रिंटर मसल्स रहता है जो कि हम लोग को इंडिकेशन करवाता है कि यूरिन का एक्सक्रीशन कराना है, किस वक्त कराना है और कब कराना है। अगर यूरिन हम लोग को प्रेशर से लगा हुआ है तो हम लोग का जो स्प्रिंटर मसल्स है यूरेटर के अंदर वो इस चीज़ को डिटेक्ट करता है और हम लोग को मैसेज सिग्नलिंग प्रोवाइड करता है ब्रेन को। सबसे पहला स्टार्ट करते हैं हम लोग नेफ्रॉन। मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन इज प्रेजेंट इन आवर किडनी। फर्स्ट पार्ट हम लोग पहले डायग्राम को समझते हैं, फिर उसके बाद हम लोग ये जो नोट्स लिखा हुआ है इसको हम लोग डिटेलिंग करेंगे। ये सब जो लिखा हुआ है बच्चे, इसको हम लोग पहले डायग्राम फॉर्म में समझ लेते हैं, फिर उसके बाद एक एक करके सब कुछ ये भी समझ लेंगे। सबसे पहला क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो नेफ्रॉन वाला स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वहां पे नीचे में एक कप शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। कप शेप स्ट्रक्चर in which this ball-like structure is there. This ball-like structure is known as glomerulus. Okay, now and this cup-shaped structure in which glomerulus is there, जिसके कप स्ट्रक्चर में जैसे कि एक बॉल आप लोग ले लें और बॉल को एक कप के अंदर रख दें, तो बस वही समझे कि जो कप है हमारा वो बोमेन्स कैप्सूल है और जो ग्लोमेरुलस है वो एक बॉल है जो कि कप में रखा हुआ है। ओके, सबसे पहला क्या होता है कि और ये हमारा पीसीटी वाला स्ट्रक्चर है, उसके बाद हम लोग डिटेक्ट करेंगे कहाँ से कहाँ पास होता है। ये पीसीटी स्ट्रक्चर हो गया, ये हमारा लूप ऑफ हेनले हो गया। लूप ऑफ हेनले इसलिए क्योंकि हमारा जो साइंटिस्ट थे, हमारे जो साइंटिस्ट थे जो इन्होंने इनको रिसर्च किए हुए थे वो अपने नाम से हेनलेस का नाम से था और यहाँ पे एक लूप जैसा स्ट्रक्चर मिल रहा है इसीलिए इनको लूप ऑफ हेनले के नाम से जाना गया। ओके, फिर यहाँ पे डीसीटी, ये पार्ट हो गया हमारा पीसीटी, ये वाला पार्ट हो गया डीसीटी और ये वाला पार्ट होता है कलेक्टिंग डक्ट जिसका कि कनेक्शन बहुत सारे नेफ्रॉन से रहता है। ये जो आप देख रहे हैं ना ये स्ट्रक्चर, ये नेफ्रॉन से जुटा हुआ है। एक नेफ्रॉन ये है, इसके साथ और भी नेफ्रॉन है जो कि एक ही कलेक्टिंग डक्ट में जितने नंबर ऑफ नेफ्रॉन होते हैं उसके आधा या फिर मान लें उससे बहुत कम हमारे बॉडी के अंदर कलेक्टिंग डक्ट होता है। क्योंकि कलेक्टिंग डक्ट जैसे नाला होता है ना कि एक शहर है, शहर का एक पूरे शहर का पानी एक ही नाला के अंदर आता है, तो बस ऐसा समझे कि ये पूरा एक ही नाला है जिसके अंदर इधर से भी पानी आएगा इधर से भी, तो पानी का फॉर्म हो गया यहाँ पे एक्सक्रीटरी मटेरियल। ओके, नाउ सबसे पहले आप ये स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं जो कि ये बड़ा सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। ये डायमीटर में ये जो सरकमफेरेंस है इसका जो डायमीटर है ये थोड़ा बड़ा है स्ट्रक्चर, तो उस वाले बड़ा वाले स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं एफरेंट आर्टरियोल। ए से एफरेंट, ए से आगे, तो एफरेंट आर्टरियोल मतलब आगे से जो ब्लड आएगा, जो ब्लड हमारे बॉडी के अंदर आया सबसे पहला, ठीक है, ये रीनल आर्टरी से। रीनल आर्टरी क्यों सर? क्योंकि किडनी के अंदर है, अगर आर्टरी किडनी के अंदर इंटर करता है तो उसको हम लोग रीनल के फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है। ओके, रीनल के फॉर्म में। अगर वही जब अगर लीवर के अंदर होगा तो हिपैटिक, क्योंकि ये हिपैटिक, ये रीनल, ये सब फिक्स टर्म है। अगर लंग्स के अंदर रहेगा तो पल्मोनरी, लीवर के अंदर होगा तो हिपैटिक, किडनी के अंदर होगा रीनल। ओके, तो हमारा ये जो बड़ा जो डायमीटर आप देख रहे हैं, बड़ा सा डायमीटर का जो नैरो पाथ है आपको, ये पाथ में आपको एफरेंट आर्टरियोल नाम होता है इसका, जहां से कि ब्लड आता है। और ब्लड आने के बाद ये जो बॉल शेप स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये वाला शेप, ये वाला स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, ये हम लोग जो देख पा रहे हैं, इस स्ट्रक्चर के अंदर
बहुत सारा ब्लड आके इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा होने के बाद ये वाला पाइप नैरो होता है, तो ये हो गया एफरेंट आर्ट्रियोल, मतलब आगे से जो आ रहा है, ए से एफरेंट, ए से आगे, और दूसरा वाला पीछे, तो एफरेंट और इफरेंट, मतलब जिससे कि यू ब्लड हमारे बॉडी में वो वापस चला जाएगा, ठीक है, वो हो गया हमारा इफरेंट आर्ट्रियोल। इसका नाम हो गया हमको ग्लोमेरुलस, इसका नाम हो गया हमारा वोमेन्स कैप्सूल। अब क्या होता है कि ये नैरो वाला पाथ होता है, ये थोड़ा बड़ा पाथ होता है। जैसे हम लोग जब बाइक वॉश करते हैं उस टाइम में हम लोग जानते हैं कि जहाँ से पाइप से हम लोग कनेक्ट किए हुए हैं, जिस नल से, वो पाइप होता है थोड़ा सा मोटा, और अगर ज़्यादा प्रेशर चलाना होता है पाइप के अंदर तो हम लोग आगे वाला पार्ट को दबा देते हैं, जो कि पीछे पाइप के अंदर बहुत पानी है और जहाँ से पानी निकल रहा है वो थोड़ा नैरो हो जाता है, तो थोड़ा प्रेशर से ज़्यादा दूर तक पानी जाता है। सेम यहाँ पे यही होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि ये नैरो वाला पाथ है, यहाँ थोड़ा मोटा पाथ है, ये थिक है और ये पतला पाथ है, जिसके वजह से यहाँ पे प्रेशर बिल्ड होता है। यहाँ पे प्रेशर बिल्ड हुआ तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, तो ब्लड कहाँ आता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। और एक चीज आपको ध्यान देने वाला बात है कि ब्लड पूरा नहीं आता है, ब्लड का जो कंपोनेंट है, जो कि हम लोग कंपोनेंट में ग्लूकोज, प्रोटीन, अमाइनो एसिड, मेजर पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, आयंस, वाटर, ये सब सारा सब्सटेंस ब्लड के अलावा जितना भी मेजर सब्सटेंस है ब्लड के अंदर, सारा ट्रांसपोर्ट हो जाता है पीसीटी वाले एरिया में। तो यहाँ पे क्या है सर, किस वजह से इस वाले एरिया से यहाँ पे ब्लड इंटर किया, वो प्रेशर डिफरेंस के कारण, यहाँ पे मोटा होने के कारण और यहाँ पतला होने के कारण आएगा तो बहुत रफ्तार से और जाएगा थोड़ा स्लोली, क्योंकि जो रास्ता है वो पतला है, तो पतला गली अगर रहेगा तो वहाँ बहुत स्पीड आप नहीं चल सकते हैं। थोड़ा चौड़ा रहेगा, हाईवे रहेगा तो आप चल सकते हैं, पर गली में आप स्पीड नहीं जा सकते। उसके वजह से यहाँ प्रेशर बिल्ड होता है और यही प्रेशर के कारण फिर ब्लड इंटर करता है पीसीटी वाले एरिया में। अब क्या हुआ, पीसीटी से ब्लड आगे चला, जो ये वाला जो हमारे ब्लड के अलावा, सॉरी ब्लड नहीं, ब्लड में जो भी सब्सटेंस था, मेन हम लोग को यूरिन को प्यूरिफाई करना है, क्योंकि हमारा बॉडी के अंदर अगर यूरिन स्टोर होगा तो वो हमारे सेल्स को डैमेज करता है। सो मेन पार्ट इज दैट टू प्यूरिफाई द यूरिन फ्रॉम द ब्लड और द नाइट्रोजन प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड, बिकॉज डेली लाइफ वी यूज पल्सेस एंड दैट ऑल। दाल हम लोग यूज करते हैं, दाल में नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है, और भी बहुत ऐसा सब्सटेंस होता है, केमिकेटेड फूड होता है, जिसको जो कि किडनी के अंदर उसको वॉश आउट होता है, ब्लड को वॉश आउट किया जाता है। तो ब्लड तो हमारा इसके अंदर नहीं आया, ब्लड यहाँ से आया और ब्लड यहाँ से चला गया। जब ब्लड यहाँ से आ रहा था तो उसके साथ ये सब सारा यूजफुल सब्सटेंस था, लेकिन ब्लड यहाँ से जब जा रहा था तो उसके साथ ये सब सारा यूजफुल सब्सटेंस नहीं था। नहीं होने के कारण फिर क्या हुआ कि ये वाला जो हमारा सब्सटेंस था वो यहाँ इंटर किया। कौन सा सब्सटेंस सर, सिर्फ ये ब्लड नहीं, ब्लड हमारा चला गया। तो समझ सकते हैं अगर ब्लड का सारा इंपॉर्टेंट सब्सटेंस, सब कुछ अगर हमारे बॉडी के अंदर से किडनी, लिवर सब कुछ निकाल दिया जाए तो हमारे बॉडी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। सेम वही चीज़ आप समझ सकते हैं, इसलिए हम आपको पहले ही बोले कि ब्लड इंटर कर जाता है, क्योंकि ब्लड का जितना भी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है वो सब सारा इस वाले एरिया में आ गया। अब क्या हुआ कि पीसीटी वाला एरिया में जब इंटर किया तो पीसीटी आगे सेंड करता है। ये जो आप डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले देख रहे हैं, इसको डिसेंडिंग इसलिए बोला जाता है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, बढ़ते बड़ा से छोटा के क्रम में आ रहा है, लेकिन फिर जब आप वापस जाएंगे तो वहाँ बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। इसीलिए ये हो गया डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। लूप है यहाँ पे घुमा हुआ, इसीलिए इसको लूप बोला जाता है। और हेनले एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, जो इन्होंने खोज किया था इनका लूप ऑफ हेनले का, नेफ्रॉन का, ठीक है। फिर यहाँ से ब्लड सब्सटेंस जो हमारा यूजफुल वो आया, फिर ये ऊपर की ओर जा रहा है। तो जब यहाँ पे था डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में था, तो वहाँ पे ये जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है ये परमिएबल होता है वाटर के लिए। अगर कोई एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर है तो वो एक्सक्रीट आउट कर सकता है, मतलब वहाँ से उसका जो मेम्ब्रेन होता है वो उसको बाहर कर सकता है। लेकिन जब असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में जाता है तो वहाँ वाटर परमिएबल नहीं होता है, वहाँ पे आपको जो डिफरेंट क्या बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, डिफरेंट आयंस होता है, उसको वो परमिएबल करता है। मतलब कि यहाँ पे
वाटर एक्सक्रीट आउट नहीं होगा, यहाँ पे जो आयंस है वो एक्सक्रीट आउट किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, पहले हम लोग इसका फेनोमेना समझ रहे हैं, फिर लाइन बाय लाइन सबको एक साथ कंक्लूड करेंगे कि एक्चुअली हुआ क्या था। तो यहाँ डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, फिर ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, यहाँ से फिर गया डीसीटी के पास। डीसीटी का काम क्या होता है कि जो हमारा एग्जैक्ट जो वाटर बच गया, जो भी यूजफुल सब्सटेंस बच गया, अगर बच गया तो ऐसे बचता नहीं है, लेकिन किसी कारण से अगर बच जाता है तो फिर से उसका एक बार और एक्सक्रीशन या फिर रीअब्जॉर्प्शन किया जाता है। ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन टर्म क्यों यूज की, क्योंकि एक बार अब्जॉर्प्शन हो चुका है, फिर से जब दोबारा होगा तो उसको रीअब्जॉर्प्शन टर्म बोलेंगे। यहाँ पे हमारा डीसीटी हो गया। फिर जितना भी यूरिन कलेक्ट हुआ, जितना भी यूरिन एक साथ कंसंट्रेट हुआ, उसको हम लोग कलेक्टिंग डक्ट के अंदर भेज दिया जाता है। ठीक है, अब आइए इसको हम समझते हैं कि एक्चुअली पीसीटी का काम क्या था। मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस, पीसीटी के अंदर 90% रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। पार्ट ऑफ रीनल टिब्यूल, ये जो भी पार्ट देख रहे हैं, हाँ एक चीज और हम आपको बता दें, ये ऊपर वाला पार्ट आप जो भी देख रहे हैं, पीसीटी, वोमेन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, ये सब सारा कॉर्टेक्स रीजन में आता है। किडनी का कॉर्टेक्स रीजन आप लोग कर लीजिएगा गूगल, या फिर हम इसको एक इमेज हम डाल देंगे लास्ट में वीडियो का, आप लोग देख लेंगे कि कॉर्टेक्स वाला जो पार्ट है वो जितना भी ऊपर वाला पार्ट है, बोले तो ग्लोमेरुलस, वोमेन्स कैप्सूल, पीसीटी, ये सब ऊपर में आता है, बोले तो कॉर्टेक्स रीजन में, और नीचे वाला पार्ट मेडुला कहलाता है, ये लूप ऑफ हेनले वाला पार्ट। ठीक है, अब रीअब्जॉर्प्शन ऑफ एसेंशियल सब्सटेंस जैसे कि ग्लूकोज, प्रोटीन, अमाइनो एसिड, मेजर पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर टेक्स प्लेस। यहाँ पे किस किस चीज का एब्जॉर्प्शन होता है, हम अभी बोले 90 to 95% एब्जॉर्प्शन यहीं पे हो जाता है पीसीटी वाला एरिया में। इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। ध्यान रखिएगा स्पेलिंग, प्रॉक्सिमल, PROXIMAL, प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड, CONVULATED, कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल। ओके, और सेम उसी की तरह डी में डिस्टिल बस लगा दीजिएगा, डिस्टिल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल या डिस्टल, DISTAL। अब आइए फिर यहाँ पे क्या हुआ, रीअब्जॉर्प्शन बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। हाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा, दो तरह का ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट है तो वहां पे एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, पैसिव है तो वो अपने आप खुद ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है या एब्जॉर्प्शन हो जाता है, तो उसको हम लोग एक्टिव या पैसिव सिमिलरली हम लोग समझते हैं। मेंटेन द इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड। अब ये रीअब्जॉर्प्शन क्यों होता है सर, ताकि जितना भी हमारा इंपॉर्टेंट आयंस था, जितना भी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस था, उसको मेंटेन करने के लिए। ठीक है, उसके बाद जो भी हमारा एसिड था, एसिड बोले तो सोडियम प्लस था, पोटेशियम था, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स होता था, प्रोटीन था, एमाइनो एसिड, सबको मेंटेन करने के लिए, क्योंकि इसका निकलना फिर वो यूरिन में एक बीमारी का कॉज हो जाता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं डायबिटीज़ के अंदर अगर ग्लूकोज बाहर आने लगता है तो यूरिन के साथ, तो वो डायबिटीज़ का एक सिम्टम भी होने लगता है। मतलब आप यूरिन के अंदर आप देख सकते हैं कि अगर चींटी लगने लगता है तो वो फिर एक इससे इंडिकेशन आप लगा सकते हैं कि आपके यूरिन में ग्लूकोज का अमाउंट ज़्यादा है। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये था पीसीटी का एरिया। अब हेनले लूप का बात करते हैं। डिसेंडिंग लिम्ब परमिएबल टू वाटर, डिसेंडिंग वाला वाटर के लिए परमिएबल है, पर वाटर को वो एक्सक्रीट कर सकता है, बाहर निकाल सकता है, या वाटर को वो एब्जॉर्ब कर सकता है, वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे। एंड इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट बोले तो आयंस के लिए, सोडियम आयंस एक्सेट्रा दिसॉल आयंस। ओके, तो इस चीज के लिए वो परमिएबल होता है। और वाइस वर्सा, मतलब कि किसके लिए वाइस वर्सा सर, फिर वो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो है, ये था डिसेंडिंग वाला। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो है उसका जस्ट उल्टा होता है। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल होता है, वाटर के लिए परमिएबल नहीं होता है, वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, वीडियो आप पॉज करके ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट समझिएगा, आपको सारा पॉइंट्स मिलेगा। और जो भी नोट्स का जरूरत होगा, अगर आपसे पूछा जाएगा हाउ यूरिन्स फॉर्म्स, देन आप ये आप नोट्स लिख सकते हैं, इसको आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बिल्कुल एनसीईआरटी का लाइन दिया हुआ है आपके पास, ठीक है, चाहे वो 11th का लाइन हो, चाहे वो 10th स्टैंडर्ड का हो, पर ये एनसीईआरटी का लाइन है। कुछ सारा जगह से लाइन एनसीईआरटी का लिया हुआ है और उसमें से कुछ लाइंस को हम सेपरेट करके निकाले हुए हैं, ठीक है। उसके बाद
हेनली लूप, डिसेंडिंग लिम्फ, ठीक है, ये तो हो गया हमारा। सो फिल्ट्रेट गेट्स डाइल्यूट एट इज मूव्स टुवर्ड असेंडिंग लिम्फ, और जैसे जैसे असेंडिंग लूप लिम्फ तरफ आगे बढ़ता है हमारा फिल्ट्रेट्स को, जो ये सब पहले था, जब पीसीटी वाला एरिया था तो इतना सारा सब्सटेंस था, जब वो डीसीटी के पास पहुंचता है तो हमारा सिर्फ वो सब्सटेंस बच जाता है जो सब्सटेंस को एक्सक्रीट आउट करना है, उसी को हम लोग बोले कि फिल्ट्रेट गेट्स एक्यूमुलेटेड और डाइल्यूटेड कहने का मतलब कि अगर हमारे बॉडी के अंदर, क्योंकि आपको पता भी होना चाहिए और नहीं पता है तो जान लीजिए कि यहाँ पे डीसीटी वाला एरिया में एडीएच हार्मोन्स का भी स्टिम्युलेशन होता है। एडीएच हार्मोन्स का काम क्या होता है? एंटी डायूरेटिक। अगर हमारे बॉडी के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन मेंटेन है तब तो यूरिन के साथ वाटर मिक्स होके जाएगा। अगर एडीएच का कंसंट्रेशन लेस बोले तो एडीएच का कंट्रोल, उसको अगर ब्रेन से सिग्नलिंग ये मिल रहा है कि बॉडी के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन कम है, तो वो जितना भी वाटर है यूरिन में सबको एब्जॉर्ब कर लेता है। इसीलिए आप देखे होंगे गर्मी के दिन में खास करके यूरिन हमारा येलोइश कलर का होता है। क्यों? क्योंकि वो जो वाटर का कंसंट्रेशन है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और जब वाटर का कंसंट्रेशन जितना भी उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे तो सिर्फ बचेगा क्या? यूरिन का कलर हमेशा कैसा होता है? येलोइश कलर का होता है, ठीक है। उसके बाद डीसीटी की बात करते हैं, डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल सेक्रेट्स आयंस, ठीक है, हाइड्रोजन्स, पोटेशियम एंड अमोनिया इनटू फिल्ट्रेट्स व्हाइल रीअब्जॉर्ब द बाइकार्बोनेट्स फ्रॉम फिल्ट्रेट से बाइकार्बोनेट को एब्जॉर्ब कर लेना, और कुछ आयंस को वो सेक्रेट करता है, जैसे H+ आयन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, अमोनिया हो गया, इसको वो फिल्ट्रेट में इस्तेमाल करता है। रीअब्जॉर्ब करता है सोडियम आयंस को, and water takes place in DCT, so maintain pH and sodium level in the blood cell। and CT जो कलेक्टिंग डक्ट है, मेक यूरिन मोर एंड मोर कंसंट्रेट। अभी हम थोड़ा देर पहले बताएं कि अगर कुछ अमाउंट ऑफ वाटर फिर भी है DCT तक तो वहां पे वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, या फिर जो हमारा प्रोसेस है उसमें वो इंक्लूड होगा। हम क्या बोले अभी, अगर वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा बॉडी के अंदर तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर बाहर नहीं जाएगा, इक्वल अमाउंट ऑफ जाएगा, जितना यूरिन है उतना वाटर जाएगा। और अगर वाटर हमारा सही से हम लोग इनटेक कर रहे हैं वाटर को दिन भर में, तो हमारे बॉडी के अंदर जो यूरिन है और साथ में वाटर है वो साथ में, ये हो सकता है ज़्यादा वाटर चले जाए कम यूरिन जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सही अमाउंट में जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये सब सारा था। और ये कलेक्टिंग डक्ट फिर हमारा कनेक्ट होता है यूरेटर से, जो कि 2 पेयर में होता है, जो हमारा किडनी होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, दोनों के बीच का कनेक्शन जो होता है, जो तार होता है, वहाँ पे एक पाइप होता है, मसल्स का बना होता है, ठीक है, टिश्यू का बना होता है। तो इसके लिए आप मत घबराइएगा, हम उसको समझाने के फॉर्म में बोल रहे हैं कि जो हमारा नेफ्रॉन है, जो किडनी है और जो यूरिनरी ब्लैडर है, दोनों के बीच में तार होता है, 2 तार, एक पेयर में प्रेजेंट होता है। तो दोनों तार से फिर हमारा कलेक्टिंग डक्ट से के द्वारा, दोनों तार के द्वारा यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन जाएगा, और जाने के बाद फिर वो यूरेटर के द्वारा एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ये सब सारा प्रोसेस था फिर यूरिन फॉर्मेशन का। और आप जान गए लास्ट में कि यूरिन कैसे फॉर्म करता है। और एक हार्मोन्स का नाम याद रखिएगा, ADH हार्मोन, ADH, इसका नाम होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसका काम क्या होता है? मेंटेन द वाटर लेवल ऑफ द बॉडी। ओके, अब किडनी का फंक्शन भी देखेंगे तो उसमें आपको ये चीज़ बताया जाता है, मेंटेन द वाटर लेवल ऑफ द बॉडी, वो बस इसी के सहारा होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और भी अगर आपको कोई वीडियो डिमांडेबल हो, जो लगता है कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है, तो आप डिमांड कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर आप इंस्टाग्राम पे आके फॉलो करके बता सकते हैं, हम उस चीज़ का वीडियो वापस लाने का कोशिश करेंगे। थैंक यू। और आप वीडियो पे अच्छे से ध्यान से समझें और इसका फ़ायदा उठाएं। एक और टॉपिक है टाइप ऑफ फिल्ट्रेशन। टाइप ऑफ फिल्ट्रेशन में आप देख सकते हैं 3 टाइप का, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सेक्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन अगर फाइनली हम लोग समझें तो जो हमारा फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलस से लेके वोमेन्स कैप्सूल के अंदर हुआ, उसी चीज़ को हम लोग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोलते हैं। और उसी को एक और नाम से जाना जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, अल्ट्रा
फिल्ट्रेशन, ठीक है, ये नोट्स के लिए हम पहले से लिख के रखें, बाकी हम आपको समझा देते हैं। रीएब्जॉर्प्शन, 99% ऑफ फिल्ट्रेट ऑक्टेन इज रीएब्जॉर्ब बाय द रीनल ट्यूब्यूल बाय एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट। हम ये आपको थोड़ा देर पहले समझाए कि यहाँ एक्टिवली ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक्टिवली वाटर को निकाला जाता है और एक्टिवली इलेक्ट्रोलाइट्स को निकाला जाता है, NaCl एक्सेट्रा, सोडियम, पोटेशियम, एक्सेस अमाउंट ऑफ NaCl और पोटेशियम, ओके। और बहुत, अगर बॉडी को जितना जरूरी है उतना सा रहेगा और बाकी जो बॉडी को जरूरत नहीं है उसको एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। इसीलिए एक्सक्रेशन के दौरान 95% वाटर होता है, 5% हमारा नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है और उसके साथ साथ पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम एंड और एक चीज और ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजिनस वेस्ट के दौरान क्या क्या आता है, यूरिया, अमोनिया और क्रिएटिनिन प्रोटीन, यूरिया, अमोनिया, क्रिएटिनिन प्रोटीन जो कि एक्सक्रेट आउट होता है, ठीक है। तो रीअब्जॉर्प्शन की बात चल रहा था, तो जो भी सब्सटेंस यहाँ से आप बोले, हम लोग बता रहे थे कि अब रीअब्जॉर्ब होता है, जैसे कि ग्लूकोज था, अमाइनो एसिड था। यहाँ पे एक हम फोटो आपको लगा देंगे वीडियो के लास्ट में, एक इस टाइप से टिब्यूल जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको रीनल टिब्यूल के नाम से जाना जाता है, जो कि जितना भी सब्सटेंस यहाँ से ले जाना है सबको यहाँ से निकाल के उसके अंदर डाल दिया जाता है, ठीक है, ताकि जो रेनल टिब्यूल है वो टिब्यूल फिर से वापस से ब्लड के अंदर उसको लेके जाके छोड़ दे, ठीक है। 99% ऑफ फिल्ट्रेट बोले तो जो यहाँ पे आया हुआ है इसके अंदर, यहाँ से जो भी सब्सटेंस यहाँ आया ब्लड के अलावा सब फिल्ट्रेट कहला जाएगा। प्लाज्मा ऑक्टेन इज रीअब्जॉर्ब बाय रेनल ट्यूब्यूल बाय एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और सेक्रेशन की बात करें तो जितना भी सब्सटेंस बच गया, जो सब्सटेंस एब्जॉर्ब नहीं हुआ, सबको इस कलेक्टिंग डक्ट में सेक्रेट कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है, ताकि वो यूरेटर के द्वारा यूरिनरी ब्लैडर में चले जाए और वहां से यूरेथ्रा से पास आउट हो सके। तो आप ध्यान रखिएगा, जो फिल्ट्रेशन आउट होता है हम बता दिए क्या क्या होता है, नाइट्रोजिनस वेस्ट के में यूरिया, अमोनिया और क्रिएटिनिन प्रोटीन होता है।